हेलो एवरीवन, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं विद्यागिरी ऐप पर और विद्यागिरी चैनल पर। ठीक है, आज हम लोग विद्यागिरी के गणित का सबसे पहला वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। इसमें हम आपके लिए क्या लेकर के आए हैं उसको समझने से पहले एक बार इस कोर्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो इस कोर्स में हम आपके लिए लेकर के आए हैं, ये एक ऑनलाइन कोर्स है जो कि क्रैश कोर्स की तरह है। बोले तो मात्र 90 दिनों में 3 महीने में आपको सभी विषय की तैयारी पूरी तरीके से कराई जाएगी। ठीक है, इसमें पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज जो कि सफलता की रामबाण मानी जाती है वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी बिल्कुल ही मुफ्त में। और उसके साथ साथ आपके लिए हम लेकर के आए हैं 1-to-1 मेंटरशिप, वो भी IITians के द्वारा, जो कि आपको आने वाले समय में आपको अपने क्षेत्र में कौन सा चुनाव करना चाहिए, लाइक कौन से सब्जेक्ट्स आपको चूज करने चाहिए 11th-12th में जा करके, उसके लिए आपको कैरियर गाइडेंस देंगे और उसके साथ साथ आपके आने वाले बोर्ड के प्रिपरेशन को भी अच्छा करने में मदद करेंगे। ये सारा चीज़ हम लेकर के आए हैं मात्र 999 रुपया में। तो आपको करना क्या है, आपको करना है प्ले स्टोर पर जाइए, विद्यागिरी ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर जाकर के इसी कलर का आपको कोर्स मिलेगा, उस कोर्स में इनरोल कीजिए। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं गणित का त्रिभुज चैप्टर। ठीक है, त्रिभुज, तो त्रिभुज में हम क्या क्या सीखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज में आपके वर्ग दशम में मेन रूप से समरूप आकृतियां हैं। ठीक है, लाइक दो त्रिभुज कैसे समरूप होंगे उसको हम लोग समझेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले ये बहुत अनिवार्य है कि जो आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा था सर्वांगसम आकृतियां और दो त्रिभुज कैसे सर्वांगसम होते हैं उसका एक रिकैप हो जाए, तो हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग एक कंपैरिजन भी देखेंगे, एक अंतर भी देखेंगे कि सर्वांगसम और समरूप आकृति में क्या अंतर होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे अपना मुख्य जो अध्याय है त्रिभुज की समरूपता, उसके ऊपर कि दो त्रिभुज को समरूप होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या कंडीशन है उसके लिए। उसके बाद जो उस समरूपता को बताता है वो है थेल्स प्रमेय। ठीक है, थेल्स एक गणितज्ञ का नाम है जिन्होंने थेल्स प्रमेय दिया है, तो उसके बारे में हम लोग अगर समय रहा तो इस वीडियो में देखेंगे, नहीं तो आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं सर्वांगसम आकृति। सर्वांगसम आकृति जानने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि इसका नाम बता रहा है त्रि मतलब 3, भुज, भुज मतलब भुजाएं या भुजा, तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहां देखिएगा तो ये आकृति, इसको हम अगर ABC नाम दे दें तो ये ABC जो आकृति है इसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। यहां पर कितने भुजाएं हैं, AB एक भुजा है, AC दूसरा भुजा है, BC तीसरा भुजा है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये या ये, यहां पर भी 1 2 3 भुजा है लेकिन ये बंद नहीं है, तो ये त्रिभुज नहीं है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अभी डिटेल में नहीं जानेंगे, अगर आपको इच्छा होगी तो इस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे। तो त्रिभुज इसको बोलते हैं जिसमें आकृति बंद होनी चाहिए। अब थोड़ा सा जानते हैं कि त्रिभुज के प्रकार क्या क्या है। हम इसको इसीलिए बता रहे हैं ताकि ना सिर्फ आपको त्रिभुज अध्याय में मदद हो, बल्कि जो भी दूसरे चैप्टर्स है जहां पर भी आपको त्रिभुज के बारे में थोड़ा बहुत जानना है वहां पर आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन, एक होती है आपको समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको तीनों भुजा जो होती है वो बराबर होती है। मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी और ये भी 3 सेंटीमीटर की ही होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। उसके बाद होता है समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए, सम का मतलब होता है बराबर, बाहु का मतलब होता है भुजा। यहां पर भी सम का मतलब बराबर होता है, द्वि का मतलब 2।
ठीक है। तो जिसके दो भुजा बराबर हो उसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो ये त्रिभुज हम ले लेते हैं, ठीक है। इसका भी नाम हम वही रख देते हैं, नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, नाम आप कितना बार भी बदल सकते हैं, ठीक है। इसको हम 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं और इसको भी 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं और ये 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये भुजा ए बी और ये भुजा ए सी दोनों ही 6-6 सेंटीमीटर है। तो दो भुजा बराबर है, तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, एक अंत में बचता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो, अलग अलग हो, तो उसको हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। जैसे कि मानिए एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। इसको 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, इसको 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं और इसको 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तीनों की भुजा अलग अलग है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, तीनों अलग है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं विषमबाहु। विषम मतलब जो बराबर नहीं हो, जिसकी भुजाएं बराबर नहीं हो। तो मेरा मानना है कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर होता है सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। वह त्रिभुज जिसके सारे कोण, जिस त्रिभुज के सारे कोण 90 डिग्री से कम हो, जैसे कि इसको 60 ले लेते हैं, इसको 50 ले लेते हैं। ये कितना होगा, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है कि तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। 60 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60 40 100 और 10 110। 110 में कितना जुड़िएगा तो 180 होगा 70, तो ये आपको 70 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तीनों कोण 90 डिग्री से कम है, इसीलिए इसको न्यून कोण बोलते हैं। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा होता है आपको समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण, त्रिभुज का एक कोण एग्जैक्ट 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। बोले तो ऐसा, एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। बाकी दो कोण के बारे में हमें फर्क नहीं पड़ता, वो हो सकता है दोनों बराबर हो सकता है दोनों नहीं बराबर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपको अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये वो त्रिभुज होते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। बोले तो मान लीजिए कैसा बना है, चलिए थोड़ा इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये कोण 90 से ज्यादा है, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट डायग्राम चाहिए, चलिए आपको हम इसका उपयोग करके एक डायग्राम दिखाते हैं, ठीक है। किधर गया, हाँ यहाँ पे, एक मिनट, 100 एंगल्स, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये जो कोण है ये 112 डिग्री है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री से अधिक है, तो इसीलिए इसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप उदाहरण देखिएगा तो ये, अच्छा वही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये आपको अधिक कोण त्रिभुज का उदाहरण है, कंफ्यूज मत होइएगा, ऊपर लिखा हुआ है तो अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये है त्रिभुज के प्रकार के बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं अपने सर्वांगसम आकृति, जो कि हमने वर्ग नवम में या फिर 9वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा। तो सर्वांगसम आकृति जो होती है वो होती है ऐसी आकृति जो देखने में एक दूसरे के बिल्कुल हूबहू हो। जैसे कि हम लोग जुड़वा भाई बहन देखते हैं ना, इसमें कोई भी अंतर पता करना बहुत मुश्किल होता है, वैसे आकृति को हम सर्वांगसम आकृति बोलते हैं। उदाहरण के लिए मैं सबसे साधारण उदाहरण ले रहा हूँ सिक्के का, हर किसी के घर में होगा, आपने जरूर देखा होगा। मैं यहाँ पर लिया हूँ 2 रुपये का एक ही जैसा 2 सिक्का, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे कि दो आकृति सर्वांगसम है या नहीं है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, एक आकृति को या फिर एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर रख कर देखना है। अगर उसको पूरी तरीके से ढक देता है, अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूरी तरीके से ढक देता है, मतलब अगर मैं इधर से दिखाऊं तो पीछे वाले का कुछ नहीं दिख रहा है, इधर से दिखाऊं तो इसके पीछे वाले का कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है।
तो ऐसे आकृति को सर्वांगसम आकृति कहते हैं। ठीक है, ऐसे इसका आकार क्या है, ये वृत्ताकार है, वृत्त के आकार का है। ठीक है, तो सभी जो वृत्त होते हैं जिसके त्रिज्या अगर बराबर हो तो फिर वो सर्वांगसम आकृति कहलाता है। इसके अलावा आपके दैनिक जीवन में सबसे उत्तम उदाहरण अगर कुछ है तो आपके दोनों हाथ। ठीक है, आप दोनों हाथ को जब हम लोग प्रणाम करते हैं तो आप देखते होइएगा पूरी तरीके से एक दूसरे को ढक देता है, कहीं से भी आपको थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये भी एक सर्वांगसम आकृति है। ठीक है, जो कि एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक देता है। ठीक है, तो इसका भी उदाहरण आप बता सकते हैं किसी को भी कि ये एक दूसरे को पूरा ही ढक रहा है, इसीलिए इसको सर्वांगसम आकृति के या फिर सर्वांगसम अंग भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मानना है कि थोड़ा बहुत सर्वांगसम आकृति के बारे में आपको याद आया होगा। अगर आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा, नहीं भी पढ़ा फिर भी थोड़ा बहुत कम से कम सिक्के का उदाहरण से तो समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। ठीक है, तो अगर हम वृत्त का बात करें, इसमें बहुत सारे आकार होते हैं, वृत्त, वर्ग, आयत, त्रिभुज। ठीक है, तो अगर हम वृत्त का बात करें तो अगर हम कोई भी दो वृत्त लें, ठीक है, जिसका आपको त्रिज्या सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको 2 लिया हूं, अगर यहां पर भी मैं 2 का ही बनाता हूं, ठीक है, त्रिज्या सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे का सर्वांगसम आकृति है। ठीक है, अगर आप बोलिएगा तो मैं इसको ओवरलैप कराकर दिखा सकता हूँ। ओवरलैप बोले तो एक दूसरे को ऊपर रखकर दिखा सकता हूँ कि पूरे तरीके से एक दूसरे को ढक देंगे, ढक दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सर्वांगसम आकृति के उदाहरण में आता है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं वर्ग का बात करूं, ठीक है, वर्ग, ठीक है, तो वर्ग में भी अगर भुजा बराबर हो, जैसा कि 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक वर्ग है, दूसरा वर्ग भी 5 सेंटीमीटर भुजा का है। ठीक है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को ढक देंगे। अगर मैं आपको एक दूसरे को ऊपर रखकर दिखाऊं तो देखिए आप खुद देख पाएंगे कि ये ढक दे रहे हैं पूरे तरीका से। ठीक है, आप कहिएगा ठीक है सर ये तो समझ गए, फिर इसके बारे में हम पढ़ते क्यों, ये तो बहुत आसान है, देख करके हम बता देते हैं कि हाँ ये तो एक दूसरे के बराबर है, तो फिर है, इसमें पढ़ने की क्या बात है। ठीक है, मजे की बात तब है जब हम आप त्रिभुज पे आते हैं। ठीक है, जब त्रिभुज के बारे में आप पढ़िएगा तो फिर आपको समझ में आएगा कि थोड़ा बहुत पढ़ाई करना जरूरी होता है। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं। हम क्या करते हैं, 2 त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, 2 त्रिभुज बनाते हैं, दोनों की लंबाई हम बराबर रखते हैं। मानते हैं इसको 5 दशमलव, या फिर त्रिभुज बनाना थोड़ा ये हो रहा है, हम एक काम करते हैं, हैंड ड्रॉन बना देते हैं, आपको हाथ से बनाया हुआ बना देते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज हम ऐसा बना दिए ABC। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का, ये भी मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, दूसरा त्रिभुज हम बना दे रहे हैं आपको कुछ ऐसा। ठीक है, इसको हम नाम अलग दे दे रहे हैं, इसको दे दिए D, इसको दे दिए E, इसको दे दिए F। ठीक है, इसमें मान लीजिए 5 सेंटीमीटर हम आपको यहाँ दे दिए, 4 सेंटीमीटर यहाँ दे दिए, 4 सेंटीमीटर यहाँ दे दिए। अब क्या आप बता सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे या नहीं होंगे? इसको बताना क्या साधारण है? क्या हम इसको इसके ऊपर लाएंगे तो ये पूरा तरीके से बैठ जाएगा? नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि इधर 5 है इधर 4 है, तो इधर से 1 सेंटीमीटर निकल जाएगा वो। ठीक है, तो वहां पर मुश्किल होगी वो करना। लेकिन अगर मैं इसको घुमा दूं, रोटेट कर दूं, तो फिर ये इसके ऊपर सर्वांगसम हो सकती है। तो हर बार आप एक दिया हुआ आकृति में उसको घुमा कर तो नहीं देखते रहिएगा, सामने हाथ में दी हुई चीज है नहीं, तो उसके लिए क्या होती है, हमें इसको पढ़ने की जरूरत होती है। और उसके लिए 3-4 कंडीशन है, 3-4 नियम है, शर्त है, उसको हमें ध्यान में रखना होता है, उसके हिसाब से हम सर्वांगसम बता पाते हैं। तो इस चीज के बारे में आपने 9वीं में पढ़ा था। आई होप मैं थोड़ा बहुत आपको याद दिलाने में सफल हूं। ठीक है, अगर मैं इसके चिन्ह का बात करूं कि सर्वांगसम आकृति को कैसे दिखाया जाता है, ठीक है, तो वो इक्वल टू, बराबर, और उसके ऊपर समरूप का साइन, समरूप का चिन्ह लिख करके सर्वांगसम आकृति को दिखाया जाता है। तो सर्वांगसम आकृति के बारे में मेरा मानना है कि
काफी हद तक आपको जानकारी हो गई होगी। अब आते हैं हम लोग समरूप आकृति, जो कि एक्चुअली में हमें इस क्लास का मेन टॉपिक है। ठीक है, तो समरूप आकृति के बारे में पढ़ना क्यों है, ठीक है, समरूप आकृति होती क्या है, इस दोनों को पहले समझते हैं। तो समरूप आकृति पढ़ना क्यों है, ठीक है। तो अगर आपको एक साधारण सा उदाहरण बताऊं, तो मान लीजिए माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट का नाम आपने सुना है, चलिए नहीं सुना होगा, कोई भी आप एक बिल्डिंग मान लीजिए, ठीक है, आपको क्या लगता है जो कोई आदमी उसका बिल्डिंग का हाइट बताता है, वो क्या उसको फीता लेकर के नाप कर बताता है, लगता है आपको? हो सकता है अगर 1 मंजिल का बिल्डिंग हो तो बता सकता है, लेकिन मानिए 10 मंजिल का, 50 मंजिल का बिल्डिंग है, तो क्या उसको फीता लेकर आप मापिएगा? जी नहीं। या फिर बनाने से पहले उसको कैसे बता देते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं, वो बनाने से पहले कैसे बता देते हैं कि इस बिल्डिंग की जो ऊंचाई होगी ये 50 मीटर तक जाएगी, 40 मीटर तक जाएगी, वो कैसे बता देते हैं, ठीक है। तो वो बता पाते हैं समरूप आकृतियों की वजह से। या फिर माउंट एवरेस्ट जैसे मानिए कोई पहाड़ है, उस पहाड़ की ऊंचाई आप कैसे निकालेंगे? आपको लगता है कि फीता लेकर नापने जाइएगा तब उसका ऊंचाई निकाल पाइएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तिरछा है, आप उसको ऊंचाई कैसे निकालिएगा? ऊंचाई तो एकदम सीधा होता है कि नहीं? तो वो समरूप आकृतियों के पढ़ाई के कारण ही उसकी ऊंचाई ज्ञात की जाती है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया हो कि समरूप आकृतियों के बारे में पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि समरूप आकृतियां होती क्या है। तो आपने सर्वांगसम आकृति पिछले उदाहरण में देखा है, हम लोग अभी समरूप देखेंगे। ये दोनों ही मैं कह रहा हूं समरूप है, मतलब दोनों ही गोल दिख रहा है, वृत्त के आकार का दिख रहा है, ठीक है, तो दोनों ही समरूप है। तो वैसे आकृति जिनके आकार एक जैसा ही दिखते हो, ठीक है, लेकिन एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक नहीं पाते हो, उसको हम लोग समरूप बोलते हैं। कुछ और भी शर्तें हैं, उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी आप ये समझिए कि अगर हम एक दूसरे को ऊपर रखें, तो जैसे मैं 5 रुपये को 2 रुपये सिक्के के ऊपर रखा हूँ, तो 5 वाला भी दिख रहा है, थोड़ा सा 2 रुपये वाला सिक्का भी दिख रहा है दोनों ही गोलाकार, लेकिन फिर भी दोनों ही दिख रहा है, पूरा तरीके से ढक नहीं पा रहा है। तो मतलब ये सर्वांगसम नहीं है, लेकिन दोनों ही समरूप है, ठीक है। तो वृत्त में सभी वृत्त जो होते हैं वो समरूप होते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना है कि थोड़ा बहुत आपको समरूप आकृति का अंदाजा लग गया होगा, तो उसके बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने वृत्त बनाया है, ये 2.1 सेंटीमीटर का है, ये 4.3 सेंटीमीटर का है। अगर मैं इसको ऊपर लाऊं तो इसको नहीं ढक पाएगा, ठीक है, लेकिन ये दोनों ही समरूप है। तो जितने भी वृत्त होते हैं सभी वृत्त आपस में समरूप होते हैं। अब कहिएगा सर ठीक है, वो तो समझ गए, तो फिर मतलब ये सेम चीज हम लोग सबके लिए कह देंगे कि सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, सभी आयत भी समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज भी समरूप होते हैं। फिर क्यों पढ़ना उसके बारे में? तो आइए थोड़ा थोड़ा देखते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा, ठीक है। वर्ग अगर आप देखिएगा, मैंने यहाँ पर 2 वर्ग बनाया, एक ये बड़ा वाला और एक छोटा वाला। खैर ये दोनों ही इसमें ये हो जा रहा है, हम फिर से बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमने बनाया कुछ ये हमने बनाया 4 सेंटीमीटर का बनाने का ट्राई करते हैं। एक वर्ग हमने बनाया 4 सेंटीमीटर भुजा का, और दूसरा वर्ग हम बनाते हैं 6 का बना लेते हैं, चलिए 6 का। ओके, फिर से बना लेते हैं। तो ये बन गया हमारा 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो अगर मैं इस वर्ग को इसके ऊपर रख दूं, ठीक है,
पिछले स्लाइड में आपने देखा होगा कि एक वर्ग को दूसरे पर रखते तो पूरा तरीका से ढक देता था, लेकिन यहाँ पर एक को दूसरे के ऊपर रखते तो दोनों ही दिखता है, पूरा नहीं ढक पा रहा है। ठीक है, तो ऐसे आकृति को हम लोग समरूप बोलते हैं। तो सभी वर्ग जो होते हैं वो भी आपस में समरूप होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं। ठीक है, अगर मैं त्रिभुज का बात करूं, त्रिभुज, तो त्रिभुज में फिर से बहुत ही अलग अलग प्रकार के त्रिभुज बन पाते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको बताऊं, एक त्रिभुज ये है ABC, ठीक है, जो 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा त्रिभुज हम बना देते हैं थोड़ा सा बड़ा, ADEF, इसको हम कर देते हैं 3 सेंटीमीटर, इसको कर देते हैं 6 सेंटीमीटर, इसको कर देते हैं 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ये त्रिभुज समरूप है। आप कहिएगा सर कैसे, मैं कैसे मानूं? ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों जहां पर भी समरूप आकृतियां हो, आपको उसका अनुपात चेक करना है, उसकी जो माप है उसकी अनुपात चेक करना है। जैसे कि यहाँ पर इसका साइड का माप, भुजा का माप, एक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 1/3, 1/3 अनुपात आया। इस भुजा का इस भुजे से 2/6, ये कितना हो जाएगा, ये भी 1/3 आएगा। ठीक है, फिर इस भुजा का इस भुजे से, तो ये कितना होगा, 3/9, तो ये भी आपका 1/3 हुआ। जब अनुपात सेम हो, बराबर हो, तो हम कहते हैं कि दो आकृति समरूप होती है। ठीक है, उसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखना है, अगर आप देखिएगा, कोण बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें भी 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री है। आप कहिएगा सर ये अनुपात आप यहाँ पर चेक नहीं किया, आपने सीधा बोल दिया कि समरूप है। हमने नहीं किया है, आप कर लीजिए, करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, तो 4/6, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 6 है, 4/6, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 6 है, 4/6, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 6 है, 4/6, बराबर ही है सब अनुपात। तो मतलब भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए, और कोण, जो कोण होती है वो कोण एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका क्राइटेरिया है, ये इसका शर्त है, ये इसका नियम है समरूप आकृतियों का। ठीक है, अब कहिएगा सर समरूप आकृतियों के बारे में इतना बता दिए हैं, तो समरूप आकृति का चिन्ह भी बता दीजिए। तो चिन्ह बहुत ही आसान है, इसको हम लोग इस चिन्ह से बताते हैं। ठीक है, या लिखते हैं। अब थोड़ा सा एकदम कहिएगा सर बहुत लंबा कहानी सुना दिए, छोटा सा 2 लाइन का नोट्स लिखा दीजिए। ठीक है, तो नोट्स लिख लेते हैं। नोट्स में क्या लिखेंगे, चिन्ह। सर्वांगसम का क्या होता है, ऐसे होता है भाई। ठीक है, समरूप का क्या होता है, ऐसे होता है। चिन्ह क्लियर है। ठीक है, शर्त क्या है, तो भाई 2 शर्त है। पहला, सर्वांगसम में सभी कोण बराबर होनी चाहिए। ठीक है, दोनों आकृति के कोण बराबर होने चाहिए। यहां पर अगर देखिएगा तो ये नियम यहां पर भी लागू होता है कि कोण बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी जो नियम लागू होती है वो भुजा की। ठीक है, तो यहां पर भुजा भी बराबर होना चाहिए, भुजा भी बराबर होनी चाहिए। लेकिन जब हम समरूप त्रिभुज का समरूप आकृतियों का बात करते हैं, तो इसमें भुजा बराबर होने की जरूरत नहीं है। इसमें भुजा जो है वो समानुपातिक होनी चाहिए। मतलब भुजाओं के जो अनुपात है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, भुजाएं समानुपातिक होनी चाहिए। ठीक है, बस यही एक अंतर होता है। तो मेरा मानना है थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि 2 त्रिभुज कब समरूप होंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछले इस वीडियो में बताया है,
पिछले स्लाइड में बताया है कि अगर हम इसका एक त्रिभुज लेते हैं ABC और दूसरा त्रिभुज लेते हैं DEF, ठीक है, तो देख करके तो हम बता नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया है, 2-3 शर्तें बनाई हैं, ठीक है। उन शर्तों को हम लोग देखते हैं। मेन रूप से 2 शर्त है, ठीक है। कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये पहला शर्त है। और दूसरा, जैसे अगर मैं बात करूं इस कोण का, तो ये कोण बराबर होना चाहिए इस कोण का। अगर मैं त्रिभुज का नाम दे देता हूं, हाँ एक चीज और ध्यान रखना है कि समरूप बोलते समय हमें ध्यान रखना है कि त्रिभुज का हम नाम क्या लिख रहे हैं या फिर क्या बोल रहे हैं। अगर मैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि कोण A कोण D के बराबर होगा, कोण B कोण E के बराबर होगा, कोण C कोण F के बराबर होगा। अगर मैं नाम चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, अगर मैं मान लीजिए यहां पर लिख दिया BCA, ये अगर समरूप है त्रिभुज DEF के, तो मतलब जैसे इसमें क्या था, इसमें था कि कोण A कोण D के बराबर होना चाहिए, कोण B कोण E के बराबर होना चाहिए, कोण C कोण F के बराबर होना चाहिए। लेकिन इसमें ये बदल जाएगा, इसमें ये जो कोण है B, ये इसके बराबर होना चाहिए, कोण B कोण D के बराबर होना चाहिए। ये जो कोण है कोण C, ये कोण E के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और ये जो कोण A है, ये कोण F के बराबर होना चाहिए। तो ये नाम बदलने से ना इसकी समरूपता भी बदलती है, फिर आपको चेक करना पड़ता है वो है कि नहीं है, ठीक है। तो कोण तो बराबर होना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से नाम दिया हुआ है, जो नाम पूछा गया है, उस हिसाब से हम उसका कोण भी चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद भुजाओं की अनुपात बराबर होनी चाहिए या फिर समानुपातिक होनी चाहिए। भुजाओं की अनुपात बराबर होनी चाहिए। आप कहिएगा सर जैसे आपने यहाँ पर लिख कर बता दिया, वैसे ही इसको भी लिख कर बता दो कि क्वेश्चन में कैसे हम लिखेंगे, ठीक है। तो वो भी कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। मतलब अगर मैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF को पकड़ूं, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप हैं, तो मतलब इसका जो भुजा है समानुपातिक होना चाहिए। पहला 2 शब्द AB एक भुजा बना रहा है यहाँ पर, वैसे ही यहाँ पर भी पहला 2 शब्द भुजा बनाएगा। तो AB बटा में DE, इसका जो अनुपात होना चाहिए वो दूसरे 2 शब्द, ये BC, यहाँ पर दूसरा 2 अक्षर क्या है EF, इसका अनुपात के बराबर होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा भुजा क्या होगा, बचा हुआ क्या है AC क्या है, पहला और अंतिम वाला अक्षर है, तो यहाँ पर भी हम लोग पहला और अंतिम वाला अक्षर लेंगे, ठीक है, जो कि AC बटा में DF होगा। तो यही मतलब होता है समानुपातिक का, ठीक है, कि भुजाएं समानुपातिक होनी चाहिए और कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो त्रिभुजों की समरूपता की यही शर्त है, ठीक है। इसी शर्तों के आधार पर हम लोग बहुत सारे त्रिभुज के नए नए नियम बनाए हैं, जिसको हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। और ये जो समरूपता है, और ये समरूपता को सिद्ध करने के लिए जो अनुपात वाला जो दिमाग किसी ने लगाया, उस महानुभाव का नाम है थेल्स, ठीक है। और उन्होंने दिया था थेल्स प्रमेय, ठीक है, जो कि एक त्रिभुज में हम लोग अनुपात को ज्ञात करते हैं। पर इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ऐप पर हैं तो फिर जो कोर्स है उसमें इनरोल कीजिए, और आगे के जर्नी में हमारे साथ रहिए। हम आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर कराएंगे, इसकी गारंटी देते हैं। धन्यवाद।